सिमरनगढ़ नाम का एक बहुत ही शांत और खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग खाने पीने के इतने शौकीन थे कि दूर दूर से लोग यहाँ के स्वाद का आनंद लेने आते थे। इसी गांव में आर्यन नाम का एक मेहनती युवक अपनी पुश्तैनी दुकान में गर्मा गर्म कचौड़ी और खस्ता समोसे बेचकर अपना गुजारा करता था। ठीक उसकी दुकान के सामने विहान नाम का एक चंचल लड़का अपनी रेहड़ी पर चटपटी और तीखी भेलपुरी बेचा करता था। दोनों के बीच हमेशा ग्राहकों को अपनी ओर खींचने की एक मीठी और कभी-कभी कड़वी नोकझोंक चलती रहती थी। क्यों विहान भाई, आज क्या बात है? तुम्हारी भेलपुरी की दुकान के पास तो सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई चिड़िया भी पर नहीं मार रही। शायद गांव वालों की जुबान अब समझदार हो गई है और उन्हें मेरी असली घी वाली कचौड़ी का स्वाद ज्यादा भा गया है। तुम बस खड़े खड़े मक्खियां मारो, क्योंकि आज सारा गांव मेरी दुकान पर ही कतार लगाकर खड़ा रहने वाला है। बड़े भाई आर्यन, जरा अपनी दुकान के सामने भी देख लो। तुम्हारी ये भारी भरकम कचौड़ियां खाकर लोग सुस्त पड़ गए हैं। मुझे तो वहां भी कोई भीड़ नजर नहीं आ रही। आखिर ये सारे लोग गायब कहाँ हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तुम्हारी कचौड़ी खाकर गांव के आधे लोगों का पेट खराब हो गया और वे बेचारे दुकान तक आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे? मेरी भेलपुरी तो हाजमा दुरुस्त करती है, पर तुम्हारी कचौड़ी तो पत्थर की तरह भारी है। दोनों एक दूसरे पर तंज कसते हुए अपने अपने घर तो चले गए, लेकिन आने वाले समय ने उनकी इस प्रतिद्वंदिता को फीका कर दिया। कुछ दिन बीते और शहर से माया नाम की एक चतुर और आधुनिक महिला गांव में आई। उसने बाजार के मुख्य चौराहे पर एक भव्य दुकान खोली। माया के आने के बाद से आर्यन और विहान दोनों का धंधा बिल्कुल ठप पड़ गया। उनके पुराने वफादार ग्राहक अब उस नई दुकान की ओर खिंचे चले जा रहे थे। विहान भाई, अब तो ये रोज का किस्सा हो गया है। धंधे का क्या हाल बताऊं? कल से लेकर अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया। मेरी दुकान की कचौड़ियां ठंडी होकर पत्थर जैसी हो गई हैं और कढ़ाई का तेल भी जम गया है। क्या तुम्हारी दुकान पर भी यही वीरानी छाई है? क्या बताऊं आर्यन, मेरा भी वही हाल है। लोग आजकल मेरी चटपटी भेलपुरी की तरफ देखते तक नहीं, जैसे कोई पुराना जमाना बीत गया हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक गांव वालों का स्वाद इतनी जल्दी कैसे बदल गया और हमारा बरसों पुराना काम एक ही झटके में मिट्टी में कैसे मिल गया। मैंने सुना है कि जो शहर से माया नाम की महिला आई है, उसने कोई मोमोज नाम का अनोखा विदेशी व्यंजन बेचना शुरू किया है। गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पागलों की तरह उसी के पीछे भाग रहे हैं। विहान, हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। चलो जरा हम भी अपनी आंखों से देख कर आते हैं कि आखिर उस दुकान में ऐसा क्या जादू है जो हमारी दुकानों को निगल गया। आर्यन और विहान दोनों जब माया की दुकान पर पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां देखते हैं कि माया सफेद रंग के गोल गोल भाप से बने पकवान बेच रही है, जिसे देखकर गांव वाले दीवाने हुए जा रहे हैं। माया जी, ये आप सफेद रंग की अजीब सी गोल गोल क्या चीज बेच रही हैं? हमने तो अपनी पूरी जिंदगी इस गांव के बाजार में बिता दी, पर ऐसा पकवान पहले कभी नहीं देखा। ये पकवान है या भाप का गोला? इसे मोमोज कहते हैं आर्यन। ये शहर का सबसे नया और मशहूर जायका है। इसे बनाने की खास कला मैं महीनों शहर में रहकर सीख कर आई हूँ। जब से मैंने ये दुकान खोली है, गांव वालों को तुम्हारी वो पुरानी तेल से सनी कचौड़ी और विहान की सूखी भेलपुरी में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। लोग अब नया और आधुनिक स्वाद चाहते हैं। तुम देख ही रहे हो, अब सिमरनगढ़ सिर्फ मेरे स्वाद का दीवाना है। देखो माया जी, तुम इस गांव में नई नई आई हो। तुम्हारी इस नई चीज की वजह से हमारा बरसों पुराना धंधा बर्बाद हो रहा है। हम यहाँ के पुराने दुकानदार हैं। तुम अपनी ये दुकान बंद कर दो और वापस शहर चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों बंद करूं विहान? क्या स्वाद पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है? मैं यहाँ अपनी मेहनत और हुनर का फल खा रही हूँ। गांव वाले अपनी मर्जी से यहाँ आ रहे हैं। तुम दोनों को जो भी धमकी देनी है या जो भी करना है, बेझिझक करो, पर मुझे अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता। आए बड़े मुझे शहर भेजने वाले, जाओ यहाँ से और ग्राहकों का रास्ता मत रोको। आर्यन और विहान वहां से बेइज्जत होकर निकल तो गए, लेकिन उनके मन में कुछ बड़ा करने की आग सुलग रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वे भी शहर जाएंगे।
रास्ते में एक बहुत घना और डरावना जंगल पड़ता था। चलते चलते अचानक आर्यन का पैर एक छिपने वाले गड्ढे पर पड़ा और वो चिल्लाता हुआ नीचे जा गिरा। विहान भी उसे बचाने के चक्कर में नीचे कूद गया। अरे आर्यन भाई, कहाँ गिर गए? कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई? यहाँ तो घोर अंधेरा है, हम बाहर कैसे निकलेंगे? विहान, इधर देखो, अपनी घबराहट छोड़ो और सामने का नजारा तो देखो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जमीन के इतने नीचे एक अलग ही जादुई दुनिया बसी हुई है। यहाँ तो दूर दूर तक नीले रंग के चमकते हुए आलू के खेत लहलहा रहे हैं। तभी अचानक एक दिव्य रोशनी हुई और वहां लंबी सफेद दाढ़ी वाले एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हुए। उनकी आंखों में गजब का तेज था। तुम दोनों साधारण मनुष्य इस गुप्त पाताल लोक में क्या कर रहे हो बालकों? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ किसी भी बाहरी इंसान का आना वर्जित है? हे महान आत्मा, हमें क्षमा करें। हम कोई चोर या शिकारी नहीं है। हम तो बस अपने गांव की आजीविका बचाने के लिए शहर जा रहे थे ताकि कुछ नया सीख सकें। माया नाम की महिला ने हमारा धंधा छीन लिया है। लेकिन महाराज, ये नीले और चमकते हुए आलू क्या हैं? क्या ये असली हैं? ये कोई साधारण मिट्टी के आलू नहीं है बालकों। ये इच्छा पूर्ति जादुई आलू हैं। जो कोई भी इन्हें सच्चे मन से मांगता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। लेकिन मैं ये दिव्य बीज तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन और अहंकार भरा हुआ है। जब तक तुम साथ नहीं होगे, ये आलू तुम्हें फल नहीं देंगे। महाराज, हमें अपनी गलती का गहरा एहसास है। हम आज तक एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगे रहे, लेकिन आज हम शपथ लेते हैं कि हम अपना सारा अहंकार त्याग कर एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। कृपया हमारे गांव और हमारे परिवारों की खातिर हमारी मदद करें। महात्मा ने उन दोनों की आंखों में सच्चाई और मेल मिलाप का भाव देखा। उन्होंने एक जादुई आलू उठाया, उसके 2 टुकड़े किए और दोनों को खाने के लिए दिया। जैसे ही उन्होंने आलू खाया, महात्मा ने कहा, अब अपनी दुकान के सामने जाकर देखो, एकता में ही शक्ति है। पलक झपकते ही दोनों खुद को अपनी दुकान के सामने पाते हैं। वहां देखते हैं कि उनकी दुकानों की ठीक बीचों बीच एक विशाल चमत्कारी पेड़ उगा है, जिस पर वही जादुई आलू लटके हैं। विहान, देखो, महात्मा जी ने हमारी सुन ली। यही हमारी नई शुरुआत का रास्ता है। चलो भाई, अब देरी कैसी? मैं इन जादुई आलूओं का ऐसा मसाला तैयार करूंगा और ऐसी खस्ता कचौड़ी बनाऊंगा कि उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाएगी। और आर्यन, जैसे ही तुम कचौड़ी निकालोगे, मैं उसके बीच में छेद करके अपनी खास भेल का तीखा चटपटा मसाला और ठंडा पानी भर दूंगा। हम इसका नाम रखेंगे शाही जादुई भेल कचौड़ी। ये ऐसा मेल होगा जिसे खाकर लोग माया के मोमोज को एक पल में भूल जाएंगे। दोनों ने मिलकर एक ही दुकान पर जी तोड़ मेहनत शुरू की। पहले ही ग्राहक ने जब ये नया व्यंजन चखा तो उसकी आंखें फैल गईं। अरे भाई, ये क्या करिश्मा कर दिया तुम दोनों ने। ऐसी कचौड़ी और ऐसा अद्भुत स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। इसमें तो जैसे कोई दिव्य जादू है। आर्यन भाई, विहान भाई, मेरे लिए तुरंत 5 प्लेट और पैक कर दो। मेरे बच्चे भी इसे खाकर निहाल हो जाएंगे। धीरे धीरे पूरे इलाके में उनकी चर्चा होने लगी और लोग माया की दुकान छोड़ आर्यन विहान की दुकान पर टूटने लगे। ये सब माया को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वहां विक्रम नाम का एक लालची दलाल आता है, जो गांव में झगड़े लगाने के लिए मशहूर था। क्या हुआ माया जी, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उन 2 छोकरों ने तो आपकी चमक फीकी कर दी। लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई जादुई पेड़ है। अगर वो पेड़ रहा तो आप तो सड़क पर आ जाएंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी विक्रम। उस पेड़ की वजह से मेरा शहर का हुनर मिट्टी में मिल रहा है। मुझे कुछ भी करके उस पेड़ को खत्म करना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। बस इतना ही? चिंता मत कीजिए। आज रात जब पूरा गांव सोएगा, हम उस पेड़ की जड़ें ही काट देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रात के सन्नाटे में माया और विक्रम दबे पांव पेड़ के पास पहुंचते हैं और उस पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू करते हैं। वे पेड़ को आधा काट देते हैं और थककर ये सोचकर घर चले जाते हैं कि कल सुबह तक पेड़ सूख जाएगा।
अगली सुबह जब आर्यन और विहान दुकान पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि सूरज की पहली किरण पड़ते ही पेड़ का घाव जादुई रोशनी से भर गया और वो फिर से पहले जैसा विशाल और हरा भरा हो गया। माया और विक्रम ये देखकर पागल हो गए। अगली रात वे मशाल लेकर उसे जलाने आए। इस बार ये पेड़ नहीं बचेगा, आग की लपटें इसका सारा जादू राख कर देंगी। लेकिन जैसे ही विक्रम ने मशाल पेड़ की ओर की, पेड़ की जड़ें जमीन फाड़कर बाहर निकली और सांपों की तरह माया और विक्रम के शरीर को जकड़ लिया। बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, ये पेड़ तो कोई दानव है, हमें माफ कर दो, हमें इस मौत के जाल से बाहर निकालो। अगली सुबह जब आर्यन और विहान वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां अब एक नहीं बल्कि 3 विशाल पेड़ खड़े हैं और उनके बीच में माया और विक्रम असहाय होकर फंसे हुए हैं। माया जी, विक्रम, आप दोनों इस हाल में यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये 2 नए पेड़ कहाँ से आ गए? आर्यन, विहान, हमें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। हम तुम्हारी सफलता से जलकर इस पवित्र पेड़ को जलाना चाहते थे, लेकिन इस जादुई पेड़ ने हमें सबक सिखा दिया। कृपया हमें बचा लो, हम अब कभी तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे। माया जी, अगर आप ईमानदारी से अपनी मेहनत करती तो बाजार में सबके लिए जगह थी, लेकिन लालच ने आपको यहाँ पहुँचा दिया। फिर भी हम महात्मा जी की सीख को नहीं भूले हैं, हम आपको माफ करते हैं। जैसे ही आर्यन और विहान ने दिल से उन्हें माफ किया, पेड़ की जड़ों ने उन्हें आजाद कर दिया। माया ने अपना अहंकार छोड़ दिया और आर्यन विहान की टीम में शामिल होकर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। अब सिमरनगढ़ में एक नहीं बल्कि 3 जादुई पेड़ थे और पूरा गांव आर्यन, विहान और माया के सामूहिक स्वाद का आनंद लेने लगा।